मेरे हर दिन की शुरुआत और अंत तू है माँ। मेरा हर दिन हर रात तू है माँ। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी का अपना पसंदीदा शो माँ हो तो ऐसी सीजन 2 के साथ। और आज हमारे साथ बनी हुई हैं सूरत की रहने वाली भाविना देसाई जी। चलिए सबसे पहले मिलकर भाविना जी का स्वागत करते हैं। माँ हो तो ऐसी में मिलिए इस बार सूरत की रहने वाली भाविना जी से, जो पेशे से तो एक आर्किटेक्ट है, किंतु उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया ध्यान ने। गर्भावस्था में उन्होंने जिन परेशानियों का सामना किया, आज वह उसी से लड़ने की सीख देती हैं। एक खूबसूरत परिवार, एक छोटी सी बेटी जिसने उनको और उनके परिवार को संपूर्ण कर दिया। आज वे सब ध्यान के साथ हर समस्या का हल चुटकियों में ढूंढ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ध्यान ने उनके इस बेरंग जीवन में रंग भरे। भाविना जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। भाविना जी, हम आगे चर्चा करें, आपकी मदरहुड जर्नी के बारे में जानें, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कि भाविना कौन है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और मैं थैंक यू कहूंगी पीएमसी हिंदी को कि ये शो में मुझे इनवाइट किया। मैं हूँ भाविना देसाई, सूरत गुजरात से, और मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर हूँ। साथ में मैं वूम पेरेंटिंग कोच भी हूँ। और आप सभी मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने अभी आशा जी के साथ दिव्य गर्भ शो किया है, जिसमें हमने वूम की एक जर्नी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच, मुझे वापस से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। जी भाविना जी, आपने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन अब बात करें आपकी शादी के बारे में। तो आपकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी शादी 2010 में हुई और सूरत में ही हुई। मैं नवसारी सूरत से 25 किलोमीटर दूर रहती थी और मेरी शादी सूरत में हुई क्योंकि मेरी लव मैरिज है। और मेरी ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है क्योंकि मुझे जहाँ पे शादी करनी थी वहाँ पे पूरा सपोर्ट मिला फैमिली का। मेरे मदर फादर के साथ मेरा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा था। पर्टिकुलर बोलूँ कि मेरी मदर के साथ। तो आज मैं इस शो में हूँ, उसमें मेरी मदरहुड की जर्नी कहीं ना कहीं मेरी माँ के साथ कंटिन्यू हुई है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत करीब से जाना है। उसके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था और मैं बहुत ही अच्छे से उनके साथ कनेक्टेड थी। तो हमेशा ही वो मेरी गाइड गुरु रही है। जहाँ जहाँ मुझे गाइडेंस की जरूरत थी या तो जहाँ हिम्मत की जरूरत थी, स्ट्रेंथ की जरूरत थी, वो हमेशा मेरी बैकबोन थी। जी भाविना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी लव मैरिज हुई और बहुत खूबसूरत आपकी जो है ये जर्नी रही, लेकिन मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ की अगर बात की जाए तो क्या डिफरेंसेस आपने फेस किए, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली सिंगल लाइफ और मैरिज लाइफ में ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स के घर भी मैं बहुत अच्छे से रही हूँ। और जब शादी के बाद मैं यहाँ आई तो मेरे जो इन लॉज थे उनके साथ भी मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहू बन के इस घर में आई हूँ। हमेशा ही उन्होंने मुझे बेटी की तरह ही रखा है। मुझे जो भी कपड़े पहनने थे, या तो घूमना हो या तो मुझे जॉब करनी थी, तो उन्होंने हमेशा ही मुझे फ्रीडम दिया है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी के बाद कुछ चेंज हुआ है। उल्टा मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ज्यादा फ्रीडम मिली है अपने सपनों को जीने के लिए। जी भाविना जी, आप कितने वर्ष की थी जब आपकी शादी हो गई थी? मेरी शादी 25 ईयर की मैं जब थी तब हुई थी। जी, और आप जब माँ बनी तब आप कितने वर्ष की थी, इसके बारे में बताइए। यस, मेरी एक बेटी है बहुत ही प्यारी और आज वो 7 साल की है और मेरी शादी को 13 साल हुए हैं। तो मैंने एक्चुअली मदरहुड की जर्नी में थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे किया कि मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि शादी के बाद एक बच्चा हो जाए तो तुम्हें शांति हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा था कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब करनी है। जब मैं उसमें सेट हूँ फिर हम प्लान करेंगे।
तो उसमें हम दोनों के थोड़े इश्यू थे, लेकिन मैंने 5 ईयर के बाद प्लानिंग किया। जैसे कि तब मैं स्पिरिचुअलिज्म में इतनी नहीं थी, तो मेरे माइंड बैक ऑफ माइंड में भी थोड़ा वो फियर आया कि माँ बोल रही है कि फिर थोड़ी उम्र हो जाएगी तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें होगी, और इसी रीजन से जब मैंने प्लान किया तो मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आई। फिर मैंने गर्भ संस्कार शुरू किया और मुझे पता चला कि गर्भ संस्कार से बहुत कुछ हील हो जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरी मदर का पूरा सपोर्ट था। जैसे ही मैंने प्लान किया तो उस समय मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, लेकिन बच्चे के हार्ट बीट्स नहीं आए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते आप। और फिर मुझे वो फियर मेरा और बढ़ गया कि जो मम्मा ने बोला था वैसा हो रहा है। और साथ में ही डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि अभी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि मेरी मदर मेरे बैकबोन थे। उन्होंने मुझे बताया कि तू 1 साल ले, खुद को टाइम दे, अगर 1 साल में नॉर्मली होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आईवीएफ के बारे में सोचेंगे। और उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर बोलते हैं तो वही करना होता है, अभी तेरे पास टाइम है, तू खुद पे विश्वास रख। और उनका ये जो उनके शब्द थे ना वो बहुत काम कर गए, क्योंकि माँ के शब्द में बहुत शक्ति होती है, ये मैं अभी फील कर रही हूँ। मैंने अपनी बच्ची में भी ये देखा है। तो मैंने 1 साल लिया और क्या हुआ कि 4 मंथ में ही मुझे नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। और मेरी प्रेगनेंसी इतनी इजी थी, मैं अपनी साइड का काम देखती थी 9 मंथ तक, और मैं ट्रैवल भी करती थी, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और मेरी बेटी एकदम हेल्दी थी। तो उस टाइम से मेरी माँ के साथ मेरा बॉन्डिंग और ज्यादा हो गया और मुझे लगा कि यस, माँ के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल भाविना जी, माँ के शब्दों में सच में बहुत शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि पहले मुझे जॉब करनी है, सेटल होना है, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में आज ये बात बैठ गई है कि अगर हमने टाइम से पहले बेबी कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो करियर है वो रुक जाएगा। तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? यस, ये मेरी गलती थी एक्चुअल में। जो मैं चाहती हूँ कि आप सब सुधारे, जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं ना वो सब सुधारे, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा था। मैं भी एक ऑर्डिनरी मदर की तरह सोचती थी कि बच्चे आने के बाद बहुत कुछ रुक जाता है, हमें वो फ्रीडम नहीं मिलता, हम हमारी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन जब मेरी बच्ची का बॉर्न हुआ ना तो मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत अमेजिंग बात है कि बच्चे आते हैं तो हम और खिल जाते हैं। और मुझे कहीं पे भी 7 सालों में ये फील नहीं हुआ है कि मेरी बच्ची आने के बाद मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। उल्टा, मैं जब उस टाइम पे सिर्फ आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन मेरी बेटी बॉर्न हुई उसके बाद मैंने बहुत कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू किया। साथ में मैंने गर्भ संस्कार, जो कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। मैंने सोचा कि जो मेरी लाइफ को इतना सुंदर, मेरी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को इतना सुंदर बना सकते हैं, वही क्यों ना दूसरों को भी दिया जाए। जो मदर्स प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने काम करना शुरू किया। और अभी मैं 9 to 7 जॉब भी करती हूँ और वीकेंड में हम ये गर्भ संस्कार भी बहुत सारी मदर के साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं, उसकी क्लासेस करते हैं। फिर भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे शायद मैंने मेरी माँ की बात सुनी होती तो मुझे ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ आने के बाद, PSSM से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ ये पता चला कि जैसे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे कुछ अनुभव लेना था ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं और दूसरों को समझा सकूं। तो मैं खुश हूँ जो भी मैंने अनुभव लिए उससे, और मेरे अनुभव के लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड में हूँ। भाविना जी, जैसा कि आपने बताया कि वो जो एक ब्लेसिंग है जो आपके बच्चे के रूप में आपके पास आई है, वो लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन जब आपकी पहली प्रेगनेंसी हुई, उसमें बच्चे की हार्ट बीट में प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब आप दूसरी बार आपको पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं और बच्चा हेल्दी है और सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, तो वो जो एहसास था, वो जो फीलिंग थी, वो किस तरह की फीलिंग थी, इसके बारे में बताइए।
एक्चुअली वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं अभी इस टाइम पे भी फील कर सकती हूँ, क्योंकि पहले ये था कि जब प्रेगनेंसी का नाम आता था ना, तो वो जो मेरा पास्ट था वो मुझे कहीं ना कहीं फियर में डाल रहा था। लेकिन जैसे मैंने गर्भ संस्कार फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद मेरे अंदर से वो फियर निकल गया। मुझे ये समझ में आया कि हर बच्चा एक डिवाइन बच्चा है और वो अपनी जर्नी खुद लेके आता है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या तो उसके लिए फियर में हूँ, लेकिन गर्भ संस्कार करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो मेरे लिए आ रहा है। तो मेरे फियर, मेरी चिंता, वो सब निकल गया था और मैं खुश थी कि चलो मुझे एक और मौका मिला है और अच्छे से ग्रो होने का। भाविना जी, जैसे कि आपने बताया कि 5 साल तक शादी के बाद आपने बेबी प्लान नहीं किया और जब किया तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद जैसे कि आपकी मदर ने आपका पूरा सपोर्ट किया, बैकबोन बनकर वो आपके साथ खड़ी रही। तो आपने कहा कि आपने गर्भ संस्कार के बारे में जाना, गर्भ संस्कार के बारे में समझा और उसके बाद 4 महीने के अंदर ही आपको गर्भ धारण हो गया। तो गर्भ संस्कार क्या है, कैसे आपको उसके बारे में पता चला और कैसे 4 महीने के अंदर जो आपको गर्भ धारण हो गया, उस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। यस, जब मेरा ये स्ट्रगल चल रहा था ना, तब मेरी बेस्ट फ्रेंड, या तो मैं ये कहूँ कि मेरी सोलमेट आशा ने मुझे बताया कि भाविना, तुझे गर्भ संस्कार करना है। एक्चुअली आशा का बेटा मेरी बेटी से 2 साल बड़ा है और उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार शुरू किया था। तो उसने मुझे बताया कि मैंने तो प्रेगनेंसी में शुरू किया था, लेकिन ये प्री प्रेगनेंसी से भी कर सकते हैं। तो अभी तुझे एक सेकंड चांस मिला है, वो अगर वापस से प्लान कर रही है तो एक बार तू गर्भ संस्कार फॉलो करना शुरू कर। और मैं और आशा बहुत क्लोज है, तो मुझे लगा कि उसने जो बोला है वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। और मैंने गर्भ संस्कार वहीं से शुरू किया। उसने मुझे गाइड किया और गर्भ संस्कार फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि जो फियर लेकर हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वो फियर ही निकल गया। और सेकंड कि जब भी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब भी मुझे एक बार भी ये नहीं आया कि इस बार शायद पिछली की तरह कुछ दिक्कतें तो नहीं आएगी, बल्कि मैं खुश थी। जब भी सोनोग्राफी के लिए मैं जाती थी तो मुझे एक खुशी थी कि वाह, मैं वापस अपने बच्चे को देखूंगी। और यही है गर्भ संस्कार कि जहाँ जहाँ हमारे अंदर कुछ फियर होता है या तो कोई डाउट होता है, क्योंकि हम सब ने बहुत कुछ सुना हुआ है प्रेगनेंसी को लेकर कि प्रेगनेंसी में कंसीव होता है तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है, खाना खाने का मन नहीं होता, वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है। लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हुई। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हें ये सब नहीं हो रहा है तो वापस से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि मुझे पता है सब कुछ ओके है, तो उसके लिए ये सब होना जरूरी नहीं है। तो गर्भ संस्कार हमें यही हेल्प करता है कि जो सब बिलीफ सिस्टम हम लेकर चलते हैं ना, लोगों से सुन सुन के, जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जिन दिक्कतों का सामना किया, वो सब दिक्कतें हमें भी फील करने की जरूरत है, अनुभव लेने की जरूरत है। हम सबकी जर्नी अलग है और हम सब एक डिवाइन मदर्स है। तो हमारा खुद पे इतना विश्वास होगा और हम खुद वो हर एक फीलिंग को एंजॉय कर पाएंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मदर प्रेगनेंसी को एक बीमारी के रूप में लेते हैं। उनको हर पल फियर रहता है कि सब कुछ अच्छा होगा, बच्चा ठीक होगा कि नहीं, उसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा होगा कि नहीं। लेकिन गर्भ संस्कार ने मुझे इस तरह हेल्प की कि मुझे कभी भी ये फियर नहीं आया है। और इसीलिए गर्भ संस्कार मेरे जीवन के बहुत करीब है। तो भाविना जी, आपने बताया कि जब आपने गर्भ संस्कार की शुरुआत की उसके 4 महीने बाद ही आपने गर्भ धारण कर लिया, और वो गर्भ धारण जो आपने किया वो बहुत समय बहुत अच्छे से इसलिए निकल गया क्योंकि आपने गर्भ संस्कार के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, आपने अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लिया था, और वो जो फेस है आपके 9 महीने का वो आपने बहुत खुशी से निकाला। अब वो वक्त आपके जीवन में आया जब आपकी नन्ही सी परी आपकी गोद में पहली बार आई। वो फीलिंग, वो जज्बात, मैं चाहूंगी उसके बारे में आप कुछ बताएं। यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि मुझे बेटा ही होगा।
या मैं ये कहूँ कि जो भी मुझे मिल रहे थे वो सब मुझे यही बोल रहे थे कि आपको बेटा होगा, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे बेटी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे मेरी बेटी के साथ ट्रेनिंग करनी है, उसको अच्छे से रेडी करना है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा मैं उसके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। और जब मैं लेबर रूम में थी और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको बेटी हुई है, तो उस समय थोड़े टाइम के लिए मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। वो ब्लैंकनेस खुशी की थी कि वाओ, मैं पहली बार जो अब तक सोच रही थी कि विजुअलाइज कर रही थी कि मेरा जो भी बच्चा होगा वो कैसा होगा, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, अपने हाथ में लिया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने टाइम से मैं जिसके साथ बातें कर रही थी वो आज मेरे हाथ में है। और मेरी शाम की डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो पूरी रात में सोई नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को देख रही थी, और मेरे घर में सबको पता था कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे आज नींद आने वाली है नहीं। और मैंने उसकी बर्थडे को पूरे मेरा जो रूम था हॉस्पिटल का उसको डेकोरेट किया था, हमने केक कट की, हमने उसी दिन उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। तो मेरे लिए तो ये मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग ब्यूटीफुल मोमेंट था। बिल्कुल भाविना जी, आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग, सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। लेकिन अगर बात की जाए आपके हस्बैंड की, क्योंकि 9 महीने उन्होंने भी उस बच्चे का इंतज़ार किया है, पहला जो अबॉर्शन आपने फेस किया था वो उन्होंने भी उस पेन को फेस किया है। तो जब पहली बार वो आपकी बेटी से मिले, तो उनकी जो फीलिंग थी या उनका जो हैप्पीनेस थी, जो खुशी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, तथ्या के फादर यानी कि मेरे हस्बैंड जयदीप, उसको भी पहले से ही ऐसा था कि मुझे एक बेटी चाहिए। लेकिन हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी हमारे घर आएगा हम ओपन है दोनों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था, और शायद यूनिवर्स का कोई मैसेज भी होगा कि उसने जो भी नेम फाइंड आउट किए थे वो सब ज्यादातर बच्ची के थे। तो जैसे तथ्या का बॉर्न हुआ और बोला कि ये राशि है, इसमें से आप नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसने तुरंत ही बोला कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और लक्ष्मी जी हमारे घर आए हैं, तो मुझे तथ्या नाम बहुत पसंद है, तो तुम क्या बोलती हो। तो ये मेरी डिलीवरी के हाफ एन आवर में ही उसने मुझे बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कितना एक्साइटेड है कि अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है और वो इतना उसका नाम वाम सब कुछ उसने डिसाइड कर लिया। और जनरली हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि रात को लेडीज साथ में रहते हैं, कि कोई मदर इन लॉ या तो मदर साथ में रहे तो अच्छा रहता है। बट उसको मेरी तरह इतना एक्साइटमेंट था कि वो भी मेरी तरह पूरी रात हम दोनों साथ में ही तथ्या को ही देख रहे हैं। और तथ्या को जब उसने फर्स्ट टाइम हाथ में लिया, उसने कुछ बोला नहीं है, बट मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं वहां पे नहीं थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे शेयर किया कि जयदीप कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसकी आंख से कंटिन्यू पानी बह रहा है। वो इतना खुश था तथ्या को लेकर, और आज भी मैं ये फील करती हूँ कि उन दोनों का बॉन्डिंग कुछ अलग ही है। वो एक बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा है। उन दोनों को एक दूसरे की बात बिना शब्द भी समझ में आ जाती है। तो जयदीप और तथ्या दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है, और वो बॉन्डिंग फर्स्ट डे से मैंने फील किया है। जी भाविना जी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो है आपकी बेटी के साथ बहुत प्यारी बॉन्ड शेयर करती हैं, आप बहुत प्यारी बॉन्ड शेयर करती हैं। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, और जैसे कि आपने बताया कि 7 साल की आपकी बेटी हो गई है, तो लगभग 8 साल का वक्त जो है आप अपनी बेटी के साथ गुजार चुके हैं। मैं चाहूँगी कि वो अनुभव या वो खूबसूरत पल जो आपने अपनी बेटी के साथ बिताए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरा ये अनुभव है ना, वो मुझे ऐसा लगा है कि तथ्या मुझे बहुत कुछ सिखाने आई है। क्योंकि पहले मुझे हाइपर गुस्सा था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, और मेरे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही तथ्या का बॉर्न हुआ ना, मेरा गुस्सा अपने आप कम होता गया, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई मेरा गुस्सा 0 हो गया। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको लास्ट में जो नॉर्मल मदर डांटते हैं वैसे कभी भी उसको डांटना पड़ा है मुझे।
और आज तक इतने सालों में मैंने उसे कभी भी मारा नहीं है, क्योंकि गर्भ संस्कार मैं पहले से फॉलो कर रही थी। तो मुझे ये पता था कि बच्चों को हमें अगर कुछ सिखाना है तो वहाँ जबरदस्ती या तो फिर हम उसको मार के या डांट के कुछ नहीं सिखा सकते। अगर हमें कुछ सिखाना है तो हमें वो करना है। जो मैं करूंगी वही मेरी बेटी मुझे फॉलो करके सीखेगी। और इसीलिए जब जब मुझे तथ्या में कुछ कमियां लगी कि यस उसका ये नेचर है या तो कुछ उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करती थी कि खुद को ऑब्जर्व करती थी और तुरंत ही मैं मेरी आदतें बदलती थी। अपने आप तथ्या में मुझे वो बदलाव दिखता था। और एक बात कि मैंने ये फील किया कि तथ्या जब 3 महीने की थी तब से मैंने अपना काम वापस से शुरू किया। मैं अपनी साइड देखती थी। तो मैं जब उसको घर पे सुला के जाती थी ना, तो मैं उसको सिर्फ बोल के जाती थी कि मैं अभी जा रही हूँ, 2-3 घंटों में आ जाऊंगी। तो अमेजिंगली कैसा होता था कि जैसे मैं वापस आती हूँ 3 घंटे के बाद या तो 4 घंटे के बाद, जैसे मैं घर में कदम रखती हूँ तभी वो जागती थी। तो मुझे ये भी पता चला कि बच्चे, हमें लगता है कि बड़े होते हैं तब सब कुछ समझना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चे तो पहले दिन से ही सब कुछ समझते हैं। उसको पता चल जाता था कि यस मेरी मदर अपने काम से जा रही है तो मुझे उसको सपोर्ट करना है। और हमारा बॉन्डिंग हमेशा ऐसा रहा है कि वो मुझे हर काम में सपोर्ट करती है, चाहे वो मेरी जॉब हो, मेरा काम हो, कुछ भी हो। भाविना जी, बहुत खूबसूरत बातें जो हैं हम आपकी बेटी के बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा बच्चा होता है तो हम उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके दोस्त किस तरह के हैं, ये ज़रूर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कई बार बच्चा इससे चिड़चिड़ा भी हो जाता है, मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो, मम्मी आप हर बात पे मुझे टोकती हो। तो क्या ऐसा कुछ आपने फेस किया या आपके थ्रू आपकी बेटी ने फेस किया? नहीं मैम, मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया है। और इसका रीजन भी ये है कि मैं पहले से बहुत क्लियर थी कि मैं तथ्या को जब उसका मन होगा ना तब स्कूल भेजूंगी। और जब तथ्या का बॉर्न हुआ वो टाइम ऐसा था कि अभी पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है कि उन लोगों को लगता है कि बच्चे 2 साल के या 3 साल के हो जाए तो उसको प्ले ग्रुप में भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा था और मैंने ये गर्भ संस्कार से ही सीखा कि बच्चे तो बहुत कुछ सीख के ही आते हैं और वो अपने अंदर अपनी हर एक अनंतता लेकर आते हैं। तो मुझे सबने बोलना शुरू किया कि अभी तथ्या 3 साल की हो गई है, उसको स्कूल भेजो, नहीं तो वो पढ़ने में पीछे रह जाएगी, वो सीखने में पीछे रह जाएगी। लेकिन उस टाइम पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं, आसपास जो भी है नेबर्स वो सब बोल रहे हैं। और कई बार मुझे डांट भी सुननी पड़ी कि तुम ये सब जो कर रही हो ना उससे तथ्या के फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगी। लेकिन मेरे अंदर वो डर नहीं था। मुझे पता था कि उसको जो सीखना है ना वो यहीं पे सीख रही है। तो मैंने उसको 5 साल तक स्कूल नहीं भेजा। जब वो 5 साल की हुई उसने मुझे सामने से बोला कि मम्मा अभी सब स्कूल जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तब जाके मैंने उसको स्कूल भेजा और वो भी स्कूल ऐसी थी कि जहाँ पे उसको पढ़ाई का बर्डन नहीं है। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सब स्कूल जा रहे हैं तो तथ्या भी पीछे रह जाएगी। वैसे ही मुझे ये भी फियर नहीं आया जैसे कि आपने पूछा कि दूसरे को देखकर वो सीखते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि बच्चे के लिए उसके माता और पिता दोनों ही हीरो होते हैं। वो उनको देखकर सीखते हैं। हाँ, बाहर से वो कुछ सीख के जरूर आएंगे, लेकिन वो हमें ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये जो मैं सीख के आया हूँ वो सही है या गलत। तो उनके अंदर ये होता है कि क्या सही है क्या गलत, हमें उसे सिर्फ सपोर्ट करना है। और मैंने यही सब ऑब्जर्व किया तथ्या के इतने सालों में कि मुझे उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसे बताना है। बाकी डिसीजन वो लेगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं और आशा हम दोनों अपने बच्चों में ये करते हैं कि अगर उनको कोई क्वेरी है या तो वो पूछते हैं हमें कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स तो ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, तो हम उसको बोलते हैं हाँ अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, लेकिन ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है।
और ऐसे ही वो खुद पे एक्सपेरिमेंट करते करते सीखते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 5 साल की जब आपकी बेटी हुई तब आपने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। आजकल के समय में लोग 3 साल का बच्चा होता है, 2.5 साल का होता है, प्ले स्कूल में डाल देते हैं या क्रच में डाल देते हैं। तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कहीं मेरी बेटी किसी से पीछे ना रह जाए? जो बच्चे नर्सरी में, केजी में या फिर तो प्ले स्कूल में सीख लेते हैं, मेरी बच्ची वो सीख पाएगी या नहीं सीख पाएगी, वो लाइफ में पीछे ना रह जाए। कहीं कभी इस तरह की कोई सोच आपके मन में, कोई विचार आपके मन में आया? यस, जब बहुत घर से प्रेशर हो रहा था, फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो थोड़ा वो फियर आया था। लेकिन फिर वापस से मेरे गर्भ संस्कार ने मुझे अवेयर कर दिया कि मैंने जो प्री प्रेगनेंसी से किया है काम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मुझे खुद पर इतना ट्रस्ट है कि मेरी बेटी को जो सीखना है ना वो नेचर के साथ सीख ही लेगी, उसके अंदर वो सब है ही। और यही मैंने फॉलो किया कि मैंने जो काम किया है उस पे मुझे ट्रस्ट करना है, तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही अवेयरनेस के साथ मैंने वो कंटिन्यू किया और मेरा फियर वहां से निकल गया। फिर मुझे कभी भी ये नहीं आया कि तथ्या पीछे रह जाएगी। और यह सभी जब वो स्कूल जा रही है, अभी वो फर्स्ट में है, तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने क्लास में हर एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रही है और मुझे प्राउड है कि मैंने ये डिसीजन लिया। भाविना जी, जब एक स्त्री माँ बनती है तो अपने बच्चे को लेकर वो बहुत सारे सपने देखती है। मैं अपनी बेटी को टीचर बनाऊंगी, एक्टर बनाऊंगी, डांसर बनाऊंगी, फुटबॉलर बनाऊंगी, क्रिकेटर बनाऊंगी। कुछ ऐसे ही सपने क्या आपने भी तथ्य को लेकर देखे हैं? नहीं, मैंने ऐसे कोई सपने नहीं देखे हैं। गर्भ संस्कार ने मुझे ये पहले से ही क्लियर कर दिया था कि वो डिसाइड करके आएगा बच्चा। तो मुझे ये पहले से क्लियर था कि तथ्या खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या बनना है, मैं उसे कभी भी फोर्स नहीं करूंगी। और इसमें मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट था। तो एज अ पेरेंट हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने बच्चे को कभी ये फोर्स नहीं करेंगे या तो पूछेंगे नहीं कि तुझे क्या बनना है। जब वो उस एज में पहुंचेगी और उसे लगेगा कि यस मैं अभी ये करना चाहती हूँ, तब हम उसे वो फ्रीडम देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मैंने उसके लिए कोई भी ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि उसे क्या बनना है। और यस, जब मैं PSSM के साथ जुड़ी तो ये और भी क्लियर हो गया कि हर एक सोल अपनी जर्नी डिसाइड करके आता है कि उसे क्या करना है, क्या अनुभव लेना है, क्या बनना है, या यहाँ इस पृथ्वी पर क्या काम करना है। तो अभी तो मैं और भी ज्यादा फ्री हो गई हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ ना वो एकदम परफेक्टली डिवाइनली हो रहा है। भाविना जी, जैसे कि आपने बताया कि तथ्य अभी सिर्फ 7 साल की है। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे अपने माता पिता की बात सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मुझे खेलना है, अभी मुझे पढ़ना नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति जब आपके साथ बनती है, जब तथ्य बोलती है कि अभी मुझे मस्ती करनी है, मुझे पढ़ना नहीं है, या सिर्फ मुझे मस्ती ही करनी है, पढ़ना नहीं है, तो आप कैसे बच्चे को संभालती हैं, कैसे उसे समझाती हैं कि बच्चे पढ़ाई भी ज़रूरी है लाइफ में? यस, जैसे कि हर एक बच्चा अपनी एज के हिसाब से कुछ ना कुछ उसकी आदतें होती है, वैसे तथ्या की भी है। वो भी जब स्कूल जाना शुरू किया तो कभी कभी मुझे बोलती है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे ये होमवर्क नहीं करना है। तो मैं उसे सिर्फ इतना समझाती हूँ कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो स्कूल नहीं जाते उन लोगों को ऐसी लाइफ जीनी पड़ती है। हम घर में रह रहे हैं लेकिन जो स्कूल नहीं जाते वो कहाँ पे रहते हैं। तो मैं उसे वो सब बच्चे दिखाती हूँ। हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि तथ्या के कपड़े मैं खुद उसको लेकर जाती हूँ और बोलती हूँ कि तुम इनको दो। वैसे ही मैं उसको बताती हूँ कि तुम स्कूल नहीं जाओगे कि तुम्हें भी ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी, तो तुम डिसाइड करो तुम्हें स्कूल जाना है नहीं जाना है, तुम्हें होमवर्क करना है। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगी तो मुझे टीचर सवाल नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे, तो तुम क्या बताओगी। तो मैं उसी पे मैं ये छोड़ती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। और उसे लगता है कि यस टीचर पूछेंगे तो आंसर तो मुझे करना पड़ेगा, वहां पे स्कूल में मम्मा तो है नहीं कि मेरा आंसर वो करेगी। और इसी वजह से वो समझती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना होमवर्क करके जाना है। और ऐसे ही वो समझती है और करती है।
और कभी कभी नहीं भी करती है तो टीचर जो भी बोलते हैं वो फेस करती है और उसे नेक्स्ट टाइम ये पता चलता है कि हाँ मैंने ये उस टाइम पे नहीं किया था तो मुझे डांट पड़ी थी टीचर की, या तो मुझे डबल होमवर्क करना पड़ा। तो ये उसका अनुभव है और इसी अनुभव से वो सीखती है। भाविना जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, गर्भ संस्कार कोच हैं और इसके साथ ही एक मदर भी हैं, तो कैसे आप इन चीज़ों को बैलेंस करती हैं? कैसे अपने बच्चे को समय दे पाती हैं? कैसे अपना काम कर पाती हैं? एक्चुअल में स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और मेरे अंदर थोड़े बहुत भी जो फियर थे तथ्या को लेकर वो सब सॉल्व होना शुरू हो गया। जैसे कि कभी कभी मुझे लगता था कि वो कहीं पे बहुत ज्यादा जिद कर रही है, तो मैं मेडिटेशन में बैठती थी और अपना मैसेज उसको बताती थी एज अ सोल लेवल पे, और उसमें वो चेंज आना शुरू हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे देखकर सब कुछ सीख रही है, तो मैं अपनी आदतें बदलती थी, उसमें मुझे चेंज दिखता था। और एक अमेजिंग बात कि जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में बैठना शुरू किया, मैंने अपना मेडिटेशन कंटिन्यू किया, तो तथ्या भी मेरे साथ बैठने लगी कि मुझे भी बैठना है, आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको उसके वे में बताया कि मैं आंख बंद करके मुझे जो चाहिए ना वो मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे वो मिल गया है और मुझे उसमें यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। तो फिर उसे भी वो करने में मजा आने लगा, उसको जो चाहिए उसके लिए वो बैठती थी मेरे साथ, आंख बंद करती थी, देखती थी कि मुझे ये टॉय चाहिए। और अमेजिंगली ऐसा होता था कि या तो वो कहीं पे जाती थी, उसे वो टॉय मिल जाता था, या तो कोई गिफ्ट कर देता था, तो उसे मजा आने लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है कि आंख बंद करके बैठते हैं और सोचते हैं, तो अपने आप वो चीजें सामने आने लगती है। तो ऐसे उसकी भी एक जर्नी शुरू हुई ध्यान की, और अभी ऐसा है कि हम डेली रात को साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और हम क्या करते हैं कि उसका जो फेवरेट सॉन्ग है ना वो लगा कर बैठते हैं कि ओके ये सॉन्ग खत्म हो तब तक हमें आंख बंद करके बैठना है। तो जैसे जैसे वो इस जर्नी से जुड़ने लगी, मेरे लिए और इजी होने लगा, क्योंकि मैं जब जॉब पे जाती हूँ तो भी वो अच्छे से अपना सब कुछ काम मैनेज करती है, स्कूल जाती है, और मेरी मदर इन लॉ से भी उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है क्योंकि उसने रिस्पेक्ट करना सीखा है। वो मेरे से, जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो घर में भी उसका हर एक के साथ बॉन्डिंग अच्छा है। इवन हम कहीं पे बाहर भी जाते हैं तो वो हर एक के साथ बहुत प्यार से बात करती है, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि तथ्या के अंदर लव एनर्जी, सेल्फ लव इतना ज्यादा है, और उसके आने के बाद मेरा सेल्फ लव भी बढ़ गया। और साथ में ही जैसे मेरे क्लासेस होते हैं उस टाइम पे वो सो रही होती है, तो मैं उसके बाजू में बैठ के क्लासेस लेती हूँ, तो उसे पता है कि मम्मा का क्लास चल रहा है, मुझे आवाज नहीं करनी है, तो वो अगर जाग भी जाती है तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और ये अभी से नहीं है, वो जब 4 साल की थी तब से वो मुझे इस जर्नी में सपोर्ट कर रही है। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तथ्या के कारण मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जब उसे पहले से बताती हूँ कि ये क्लास है, यहाँ पे मुझे बोलना है, तो तुम्हें आवाज नहीं करनी है, तो वो समझकर मुझे सपोर्ट करती थी। भाविना जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके बचपन की जर्नी से कुछ ऐसा जो आज आप अपने बच्चे की जर्नी में चाहती हैं कि जो मैंने फेस किया है वो ना करे, या जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से मिले। हाँ, मेरे बचपन में मैं अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर नहीं कर पाती थी। हाँ, वो धीरे धीरे जैसे कि मेरी एज बढ़ती गई, मेरी मदर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन बचपन में मैं एक फियर में थी कि मैं उनको बताऊंगी तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चे के साथ वो ना हो। हम दोनों का बॉन्डिंग, इवन हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझे कि हम खुलकर शेयर कर पाए। हम दोनों के बीच में वो फियर कहीं पे ना हो कि मैं ये बोलूंगी, सच बताऊंगी तो मम्मा या पापा क्या रिएक्ट करेंगे। और मैंने पहले से ये चीज पे काम किया है कि चाहे कुछ भी हुआ हो गलत, उससे कोई गलती भी हो गई है ना, तो वो इजीली मुझे आके बताए कि मम्मा मुझसे ये गलती हुई है, आई एम सॉरी, अब मैं दूसरी बार ये नहीं करूंगी, तो अभी मैं क्या करूं। और ऐसा बहुत बार हुआ है, उसे कुछ खो जाता है, या तो कभी कभी
स्कूल में कोई कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ खो गया और उसे डर नहीं है कि मैं घर जाके बोलूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उसे ये पता है कि मम्मा मुझे समझेगी और मुझे सपोर्ट करेगी। तो मैं यही चाहती हूँ और मैं उसी पे काम कर रही हूँ कि हम दोनों के बीच में कहीं पे भी वो फियर वाले इमोशंस ना हो कि जहाँ पे वो खुलकर अपनी गलती एक्सेप्ट ना कर पाए। आपकी ध्यान की जर्नी कब से शुरू हुई? मेरी ध्यान की जर्नी है ना कोरोना टाइम से शुरू हुई 2020 में। और जब आप ध्यान करने लगे तो अपने अंदर कैसे आपने परिवर्तन जो है वो फेस किया, या किस तरह से आपको लगा कि लाइफ चेंज हो रही है ध्यान में आने के बाद? मैंने जब ध्यान शुरू किया ना उस टाइम पे जैसे कि हम सबको फियर था कोरोना का, मुझे भी था और मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी अपने फैमिली की हेल्थ को लेकर, और ये जो सब स्ट्रगल चल रहा था आसपास उससे, और इसी कारण मैं ध्यान से जुड़ी। लेकिन जब मैं ध्यान में आई ना तो मेरे सबसे पहले जिस इमोशन पे काम हुआ वो था फियर। मेरी बच्ची के लिए मेरा जो फियर था वो कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो कहीं पे जा रही है तो हर माँ के अंदर एक डर होता है कि उसे कुछ हो ना जाए, मैं साथ में नहीं हूँ तो ये होगा वो होगा। वो फियर पूरी तरह से निकल गया। और पत्री जी ने बहुत अच्छे से एक चीज बताई थी कि हम सब यहाँ पे एक सोल है, हम सब गॉड है और हम सब डिसाइड करके आए कि हमें क्या करना है। तो मैं बहुत फ्री हो गई उसके बाद। मेरा वो फियर निकल गया कि तथ्या के लिए मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवन मेरे फैमिली के लिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब उन सबको पता है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद की क्या जर्नी है। और जब मैं फियरलेस होना शुरू हो गई तो मेरे घर में सबने ये नोटिस किया कि मुझे बहुत कम चिंताएं होने लगी थी, मैं बहुत कम स्ट्रेस में रहती थी। तो उन लोगों ने देखा कि ये क्या कर रही है। और फिर जयदीप ने मुझे पूछा, उसने ध्यान शुरू किया। फिर मेरे इन-लॉज ने पूछा, उन्होंने ध्यान शुरू किया। और हम सब ने ये फील किया कि हम सबको एक दूसरे के लिए या खुद के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में सब कुछ अच्छा है और जो भी हो रहा है वो हो सकता है कि इस समय हमें ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है या तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अगर हम धीरज से वेट करें तो उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और हमने ये पल पल फील किया। तो मेरे लिए ध्यान की जर्नी, PSSM से जुड़ना बहुत ही अमेजिंग, और मैं ये बोलूं कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जहां से मैं खुद के साथ कनेक्ट हुई, अपने बच्चे को और मेरे पूरे फैमिली को मैंने एक सोल लेवल पे जानना शुरू किया, देखना शुरू किया। भाविना जी, ध्यान में आने के बाद आपकी मदरहुड जर्नी में आपने क्या-क्या बदलाव फेस किए? ध्यान से पहले है ना, मैं शब्द के थ्रू तथ्या को कुछ ना कुछ एडवाइस देती थी, जैसे कि ये करने से ये होगा। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे शब्द की भी इतनी जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे काम करके भी बहुत इजीली उसको मैसेज दे सकती हूँ। और उसके बाद मैंने उसी पे काम करना शुरू किया और मैं उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मुझे मिलना शुरू हो गया। इवन ध्यान में आने के बाद मैंने ये फील किया कि तथ्या कभी बीमार ही नहीं पड़ी है, या तो मैं ये बोलूं कि बीमार भी पड़ती है तो वो बिना दवाई के भी ठीक हो सकती थी। और यही एक जो मेरा अनुभव था कि कितनी अमेजिंग बात है कि जहाँ पे हमें किसी चीज को लेकर, ना हेल्थ को लेकर ना अपने इमोशंस को लेकर कहीं पे भी कोई डर नहीं रहता है। तो ध्यान में आने के बाद मेरा मदरहुड की मैं जर्नी बोलूं ना तो बहुत इजी हो गई, इवन मोर जॉयफुल हो गई। मैं तथ्या के साथ बहुत कुछ प्यार से शेयर करने लगी। इवन हम दोनों का बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि मैं बिना शब्द उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, जो कि डीप लेवल पे काम करता है। ये तो आपने बताया मदरहुड जर्नी में क्या बदलाव आया, लेकिन अगर बात की जाए ध्यान से पहले वाली भाविना के बारे में और ध्यान के बाद वाली भाविना के बारे में, तो दोनों भाविना में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत मेजर डिफरेंस है। ध्यान से पहले
मेरे अंदर बहुत सारी चिंताएं आ जाती थी। मेरे थॉट्स बहुत फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज्यादा थॉट मेरे मन में आते रहते थे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर को लेकर थॉट आते हैं तो चिंता बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती थी कि ऐसा हुआ है तो अब ये होगा वो होगा। अपने आप में बहुत कुछ विजुअलाइज कर लेती थी और मेरे अंदर जाने अनजाने उसी थॉट को लेकर फियर भी आते थे, जो कि अवेयरनेस के साथ मैं उस पर काम करती थी, बट इतना जल्दी मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाता था। और जैसे मैं ध्यान में आई, मेरे फियर कम होने लगे। फ्यूचर को लेकर मुझे जो भी चिंताएं थी वो सब चिंताएं निकलने लगी। और पास्ट को लेकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यस ये हुआ वो हुआ। और ध्यान में आने के बाद ही क्या हुआ कि जैसे मैं ध्यान में आई उसी टाइम मेरे मदर ने बॉडी वेकेट किया। तो मेरे लिए ये थोड़ा शॉकिंग भी था कि अभी मेरे साथ मेरा बैकबोन नहीं है, मैं कैसे करूंगी। तथ्या छोटी है, जब जब हेल्प होती थी तो मैं मम्मी को बताती थी। मुझे जहाँ पे गाइडेंस की जरूरत थी तो मैं मम्मी को पूछती थी। तो जैसे ही ध्यान में आई और मम्मी नहीं रही, लेकिन ध्यान ने मुझे वो सपोर्ट किया कि भले वो बॉडी लेवल पे नहीं है लेकिन एस्ट्रली वो मेरे साथ है। वो फीलिंग मुझे मिली और मैं आज भी उसकी प्रेजेंस फील कर पाती हूँ। मुझे जहाँ जहाँ उनकी जरूरत फील होती है मैं इजीली उनके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। और मैजिकली मैंने ये फील किया है कि कभी कभी तथ्या मेरे साथ मेरी माँ के जैसे बिहेव करती है। जैसे मेरी माँ मेरे माथे पे हाथ फेरती है तो कभी मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ तो वो आके मुझे हग करती है, मम्मी की तरह मेरे माथे पे हाथ रखती है, मुझे फोरहेड पे किस करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ध्यान से ही पॉसिबल हुआ। अगर मैं उस टाइम पे ध्यान में नहीं हुई होती तो शायद ऐसा होगा कि मैं डिप्रेशन में चली गई होती या तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक होता। तो मैं ध्यान में आने के बाद ही मुझे ये सब मिला, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज भी मैं मेरी माँ के साथ कनेक्टेड हूँ। भाविना जी, किसने आपको PSSM के बारे में बताया और क्या कभी आप पत्री सर से मिल पाई? हाँ, जैसे मैंने बोला कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कोई पर्सन है तो वो आशा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का सोल लेवल पे कोई बहुत डीप कनेक्शन है, क्योंकि जब जब मुझे जहाँ पे भी गाइडेंस की जरूरत है ना, आशा हमेशा मुझे गाइड करती थी। जैसे गर्भ संस्कार में उसने मुझे गाइड किया, वैसे ही PSSM के लिए भी उसी ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हें ये ध्यान का एक प्रोग्राम है, उसको अटेंड करना है, बहुत अच्छा है, मैं कर रही हूँ, तू कल से ही शुरू कर। और मैंने वो शुरू किया। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर आशा कि उसने मुझे हमेशा जो भी मेरे लिए सही है वहां पे मुझे उसने लाके रख दिया है। और पत्री सर से मैं बहुत बार मिली हूँ। फर्स्ट टाइम जैसे मैं ध्यान में आई वो सूरत में आए थे, हमने उनके साथ 3 दिन बिताए, 24/7 आवर हम उनके साथ थे। उनकी थाली में से हमने खाना खाया और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। इवन मैं ये बोलूंगी कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है वो मुझे पत्री सर ने बताया, क्योंकि मैं तो आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद मुझे ये बहुत क्लियर मैसेज मिला कि मुझे वो जो दिव्य सोल है ऊपर, जो एक वोम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन वोम का, उनको यहाँ पे आना है, उसके लिए मुझे एक माध्यम बनना है। और इसीलिए मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि अभी मैं जो भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में यही करना है कि मुझे गर्भ संस्कार के थ्रू वो दिव्य वोम देने हैं, उस सोल को यहाँ लाने के लिए। और यही मेरी लाइफ का एक मेन काम है जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे आई। तो मुझे पत्री सर से मिलने के बाद मेरा लाइफ पर्पस पता चला कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा काम क्या है। जी भाविना जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गर्भ संस्कार कोच हैं, तो जो महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं, माँ बनना चाहती हैं या अभी गर्भवती हैं, तो वो कैसे गर्भ संस्कार के बारे में जान सकती हैं, कैसे उसे समझ सकती हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। जो भी मदर अभी माँ बनना चाहते हैं उनके लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे अंदर
कि जो हमें माँ बनने से रोक सकता है। अगर हम एक दृढ़ संकल्प करें ना कि मुझे मदरहुड की ये जर्नी करनी है, तो पूरा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में आता जाएगा और आपको ऐसे ऐसे लोगों से आपकी लाइफ में ऐसे अनुभव होंगे कि वो आपको और करीब ले जाएगा आप जो चाहते हैं उसके लिए। और गर्भ संस्कार, जो भी अभी प्रेग्नेंट है, जिनको भी गर्भ संस्कार के बारे में जानना है, वो लोग पीएमसी हिंदी पर दिव्य गर्भ शो को फॉलो करें, उसको देखें। उसमें बहुत सारे एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, बताया गया है उसमें कि आप प्री प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा बॉर्न होने तक यानी कि डिलीवरी तक कैसे अपनी ये पूरी यात्रा को स्ट्रेस फ्री जॉयफुल बना सकते हैं। आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तथ्या देसाई। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। मैं अपनी मम्मी के साथ सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ। जब भी हम रात को सोते हैं तब मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों मेडिटेशन करके ही सोते हैं। मैंने बोला, मेरी मम्मी को एक दिन मैंने बोला था कि मम्मी जब मेरा दूसरा टाइम आएगा ना, तभी मैं आपको चूज कर लूंगी। थैंक यू। भाविना जी, आपकी छोटी सी बेटी ने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर की हैं, आपको बताया है कि आप उसकी लाइफ में क्या मायने रखती हैं। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? मेरे लिए एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, और हमेशा रहेगा कि मेरी बेटी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है। और मुझे लगता है कि मैं जैसा भी चाहती थी ना, वो सब मैं अपनी बेटी में अभी देख रही हूँ। और वो मेरी परछाई है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सब देखकर वो सीख रही है। तो आई एम हैप्पी एंड प्राउड मदर कि मेरी बेटी ने मुझे चुना अपनी माँ के रूप में, और वो मेरे घर में आई मुझे ये सब सिखाने के लिए, मुझे ये सब बताने के लिए कि तुम में कितना कुछ है माँ जो तुम कर सकती हो। और हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जाने अनजाने मुझे पुश किया कि यस मम्मा तुम ये कर सकती हो, तुम मेरी फेवरेट हो, तुम बहुत क्यूट हो। वो हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मा तुम बहुत क्यूट हो और तुम मेरी फेवरेट मम्मा हो। मैं बहुत बुक्स पढ़ के जब उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करती हूँ ना, तो वो मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि मुझे भी लगता है कि ये उसके अंदर कहाँ से आया। और रिसेंटली उसने मुझे पूछा था कि मम्मा जब मैं वापस से ऊपर जाके नीचे आऊंगी तब मुझे आप मिलेंगे वापस सिलेक्ट करने के लिए, आप ही मेरी मम्मा बनोगे वापस, और मैं चाहूंगी कि तुम ही मेरी मम्मा बनो। तो ये जो उसने बोला ना, वो मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट है कि मैं जो भी चाहती हूँ इस एज में उसके लिए मैं ये हूँ। आगे चल के हमारा बॉन्डिंग और भी सुंदर होने वाला है। तो थैंक यू PSSM, थैंक यू मेरी इस बेटी को कि उसने मुझे इस पृथ्वी पर अपनी माँ बनने का मौका दिया, मेरे मदरहुड को इतना अमेजिंगली, मेरी इस जर्नी को इतना ब्यूटीफुल बनाया। और थैंक यू PMC हिंदी कि मुझे अपना ये अनुभव शेयर करने का, अपनी ये जर्नी एक्सप्लेन करने का मौका दिया। थैंक यू। भाविना जी, हमारे जो भी दर्शक हमारा ये शो माँ हो तो ऐसी देख रहे हैं, उन मदर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि हम सबको ध्यान से जुड़ना है और अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना है कि आप भी ये करो। अगर आप पूरे दिल से ध्यान से जुड़ के आप जो करेंगे ना, वो देख के वो अपने आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे कभी भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच में आपके बच्चों में आप कोई भी पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद वो बन जाइए। अपने आप आपके बच्चे वो बनना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज ये कि हमें कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई फियर में नहीं रहना है, कोई चिंता में नहीं रहना है उसको फ्यूचर को लेकर, क्योंकि वो सब बहुत डिवाइन है, उन सबको पता है कि उनको क्या करना है। हमारा काम है उनको सपोर्ट देना, उनको वो फ्रीडम देना, बाकी अपने आप होता जाएगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच भाविना जी, आपने आज अपनी मदरहुड जर्नी को हमारे साथ शेयर किया और अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की सूरत की रहने वाली भाविना देसाई जी से, जिन्होंने हमें अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में बताया, चैलेंजेस के बारे में बताया और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया इसके बारे में बताया। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे किसी नई माँ की एक खूबसूरत सी जर्नी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।